हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? मैं प्रशांत कुमार आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि गाइस हम लोग इससे पहले मैकेनिकल डीजल इंजन के बारे में स्टडी कर रहे थे। मैं डेली टू डेली आप लोगों को कुछ टॉपिक्स दे रहा था जिसके माध्यम से 20 क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव दे रहा था। तो गाइस आज से हम जो है फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक एंड ऑफ द सिलेबस तक हम हमारा कोर्स को कंप्लीट करेंगे। उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आज की क्लास से ये पूरा जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को स्टडी करवाऊंगा। ठीक है? तो आप लोग डेली टू डेली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके? और एनी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप वो मुझे डिस्कस जरूर करें। तो गाइस हम चलते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट यूनिट जो है वो है हमारी डीजल इंजन। हम सबसे मेन चीज क्या पढ़ रहे हैं? हम मैकेनिक डीजल इंजन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और किससे संबंधित पढ़ रहे हैं? तो आईटीआई से संबंधित ट्रेड के लिए पढ़ रहे हैं। ओके? तो हम चलते हैं, हमारी फर्स्ट यूनिट क्या है देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आई होप, उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को मेरी क्लासेस पसंद आ रही होगी। ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थी। ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थी मीन्स सुरक्षा एवं सावधानियां। तो सुरक्षा एवं सावधानियों से संबंधित हम आज इसके अंतर्गत सबसे पहले हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस होनी चाहिए वहां पे कार्य करने की। तो हम वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं उससे पहले आप लोगों को थोड़ा आईटीआई के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि हमारे इसमें इंट्रोडक्शन टू द ट्रेड आता है, इंट्रोडक्शन टू द आईटीआई आता है ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। तो मैं आप लोगों को वो चीज यहाँ पे बता देता हूँ। सो गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से क्या रहता है। देखिए, आईटीआई के अंदर कई सारी ट्रेड्स होती है। कम से कम 62 ट्रेड्स के समथिंग होती है, 62 ट्रेड के अप्रोक्सीमेट कुछ ट्रेड होती है। देन वन ओवरऑल तो 135 होती है, लेकिन 62 के अकॉर्डिंग कुछ ट्रेड्स के अंदर प्रशिक्षण कार्य होता है। देन ये सारे सभी मिला करके 6 मंथ 3 मंथ के कोर्सेस सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कैसे क्या रहता है। आपको मैं बता देता हूँ कि किसी हमारी जो आईटी है दो तरीके से चलती है। एक राष्ट्रीय लेवल और एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल, मतलब नेशनल और राज्य स्तर, सॉरी, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पे चलती है। तो जो हमारी राज्य स्तर पे चलती है उसे हम एससीवीटी कहते हैं, स्टेट काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग। और जो हमारी राष्ट्रीय स्तर स्तर पर चलती है उसे हम एनसीवीटी कहते हैं, नेशनल काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। नेशनल काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ये इन दोनों के अंतर्गत हमारी चलती है। और ये जो संबंधित रहती है किससे रहती है? डीजीईटी से। डीजीईटी से। डीजीईटी से डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग। ठीक है? जिस तरह यूनिवर्सिटी होती है उसी तरह हमारी मैन्युफैक्चर होती है जो दिल्ली से हायर होती है। तो डीजीईटी के माध्यम से ये दोनों चलती है। ओके? तो ये था एक बेसिक कि क्या होता है एससीवीटी एनसीवीटी। अब एससीवीटी एनसीवीटी में क्या डिफरेंस है सर? जो ट्रेड्स होती है, जैसे सपोज मान लीजिए हमारी ट्रेड है मैकेनिकल डीजल। मैकेनिकल डीजल हमारी ट्रेड है, तो हमारी मैकेनिकल डीजल की जो ट्रेड है ये कई आईटीआई में ये एससीवीटी में संचालित है, कई आईटीआई में ये एनसीवीटी में संचालित है। तो यही चीज होती है एससीवीटी एंड एनसीवीटी। अब इसी के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में कैसे क्या रहता है। कई बार क्या है कि एग्जाम में वो एससीवीटी एनसीवीटी की फुल फॉर्म पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए एससीवीटी और एनसीवीटी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है? अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन में मेन हेड कौन रहता है? मेन हेड हमारा प्रिंसिपल, हमारे प्रिंसिपल रहते हैं। प्रिंसिपल हमारे मेन हेड रहते हैं, है ना? प्रिंसिपल मेन हेड रहते हैं।
और इनके बाद में जो है प्रिंसिपल के बाद में हमारे सुपरिटेंडेंट आते हैं। प्रिंसिपल के ही अकॉर्डिंग यहाँ प्रिंसिपल, देन या तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं, सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट, ठीक है। इसके बाद में जो हमारी सेल्स रियाज करती है, इसकी शाखा में एक और क्या रहते हैं, तो इसकी शाखा में जो नीचे आते हैं वो हमारे सबसे उच्च अधिकारी जिनको बोलते हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ऑफिसर, टीपीओ ऑफिसर। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ऑफिसर रहती है, जो हमें ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं जॉब सेक्टर से संबंधित। वो अधिकारी हमारे प्रिंसिपल के बाद में वो आते हैं। देन इसके बाद में हमारे आते हैं वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल आते हैं इसके बाद में हमारे, ठीक है। वाइस प्रिंसिपल, ध्यान रखिएगा ये ट्रेनिंग सुपरिटेंडेंट पीएस पे आते हैं, ट्रेनिंग सुपरिटेंडेंट जिसे बोलते हैं, ट्रेनिंग सुपरिटेंडेंट भी इनके अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पे फिर वाइस प्रिंसिपल, और वाइस प्रिंसिपल के बाद में कुछ शाखाएं रहती हैं, तो फिर यहाँ से निकल कर के हमारे जो बनते हैं वो बनते हैं इंस्ट्रक्टर, ठीक है। फिर कई सारे ग्रुप इंस्ट्रक्टर, ऑफिसर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, इंस्ट्रक्टर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, देन लास्ट स्टोर सुपरिटेंडेंट। अब ये जो हमारी जो ये ब्रांचेस होती है, इन ब्रांचेस के अंदर भी क्या रहता है कि इंस्ट्रक्टर के अंदर कई ट्रेड के इंस्ट्रक्टर आते हैं, ओके। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट के अंदर जो ऑफिस से संबंधित क्लर्क वगैरह जो होते हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं, जो क्लेरिकल वर्क करते हैं। देन हॉस्टल से संबंधित हॉस्टल सुपरिटेंडेंट से संबंधित जितने भी हॉस्टल में जो कर्मचारी वगैरह सभी इनके अंतर्गत आते हैं। स्टोर कीपर सुपरिटेंडेंट के अंतर्गत जितने भी स्टोर से संबंधित कर्मचारी वगैरह रहते हैं वो इनके अंतर्गत आते हैं। तो ये था हमारा बेसिक, बाकी तो सारा फिर आपको पता ही है कि इसके बाद में क्या रहता है, फिर एक प्रशिक्षणार्थी और प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा ही हम आईटीआई में प्रशिक्षण देते हैं, ठीक है। तो आईटीआई में जो रेडी होते हैं वो स्टूडेंट नहीं, वो ट्रेनर्स ट्रेनिंग देते हैं, तो वहाँ पे हमारे प्रशिक्षणार्थी रेडी होते हैं ना। ओके, तो ये था एक बेसिक फंडा। तो आपको पता होना चाहिए आईटीआई ट्रेड शुरू होने से पहले या किसी सब्जेक्ट को शुरू होने से पहले कि क्या ब्रांचेस रहती है, कैसे क्या रहता है, हेड कौन रहता है, हेड क्या रहते हैं, है ना, ताकि हमें कुछ बेसिक फंड पता चल जाए कि कौन क्या चीज होती है। तो ये तो आपको पता चली यहाँ पे बेसिक। इसके बाद में हम अब हमारे सिलेबस में चलते हैं, और हमारा जो फर्स्ट यूनिट मैंने बताया था आपको, सुरक्षा और सावधानियां, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं ट्रेड से संबंधित कि ट्रेड मैकेनिकल डीजल का क्या स्कोप है। तो मैकेनिकल डीजल का स्कोप क्या है, मैं आपको बता देता हूँ क्या पढ़ रहे हैं हम। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैकेनिक डीजल। ध्यान रखिएगा मैकेनिक डीजल ट्रेड के बारे में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। आज से हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ओके। तो यहाँ पे क्या बता रखा है कि बुक की तो क्या लैंग्वेज पढ़ूं मैं, आपको बता ही देता हूँ कि होती क्या है ट्रेड। मैकेनिक डीजल इंजन वह ट्रेड होती है जिसके अंतर्गत हम एक कुशल मैकेनिक तैयार होता है ना, एक कुशल मैकेनिक रेडी होता है। इसके अंतर्गत हमें पूरा इंजन से संबंधित नॉलेज मिल जाता है कि कैसे क्या रहता है क्या नहीं रहता है। इस ट्रेड का कोर्स करने के बाद में हम खुद का व्यवसाय डाल सकते हैं, या किसी भी इंडस्ट्री वगैरह में हम इस सर्टिफिकेशन के द्वारा कोर्स कर सकते हैं। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आईटीआई कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, यह एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, ओके। इस चीज को खासकर आप ध्यान रखिएगा, 1 ईयर 2 ईयर सर्टिफिकेशन कोर्स रहता है ये, ठीक है। तो मैकेनिक डीजल में मैंने आपको बताया है ना। ध्यान रखिएगा मैकेनिक डीजल ऑब्वियसली सभी को पता ही है, डीजल जो मैकेनिक होते हैं उसी से संबंधित ट्रेड है हमारी मैकेनिक डीजल। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि क्या बता रहा है ये मैकेनिक डीजल। मैकेनिक डीजल का एक मैकेनिक डीजल का मैकेनिक डीजल ट्रेड का नाम पहले जो था क्या नाम था,
मैकेनिक डीजल प्लेट का पहले नाम याद रखिएगा, क्या कहा जाता था इससे पहले? आईसी इंजन। आईसी इंजन जिसे बोलते हैं आई इंटरनल कंबशन इंजन। खासकर ध्यान रखिएगा, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि डीजल इंजन का पहला नाम क्या था, आईसी इंजन, या आईसी इंजन का पूर्ण रूप क्या है, तो इसे इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ कुछ कुछ फैक्ट बताऊंगा, मैं पूरा डीपली नहीं बताऊंगा, वरना इस तरीके से तो आईटीआई का कोर्स इतना है कि अब मैं बताने गया तो आप लोग बोर हो जाएंगे, क्योंकि ये थ्योरी है। तो जो इसमें मेन मेन टॉपिक्स होते हैं, हमारे जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आप लोगों को वो क्लियर करवाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं मैकेनिक के गुण, क्वालिटी ऑफ मैकेनिक। अब एक मैकेनिक में क्या क्वालिटी होती है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मैकेनिक जो होता है उसके अंदर क्वालिटी क्या होती है। मैकेनिक के गुण, कौन कौन से गुण होते हैं मैकेनिक के, सबको पता ही है। मैकेनिक को क्या होना, सहनशील होना चाहिए और मधुरभाषी होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ही मैकेनिक को सहनशील और मधुर भाषी और समझदार, तो सब समझदार, ये चीजें होनी चाहिए। मैकेनिक के अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। मैकेनिक के अंदर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, है ना। कार्य करते समय वह सहनशील होना चाहिए। ओके, मैकेनिक को अपने काम के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप लोग मैकेनिक डीजल कर रहे हो, अपनी शॉप डाल रहे हो, तो कार्य के प्रति पूर्ण ज्ञान, कार्य के प्रति पूर्ण ज्ञान। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि एक मैकेनिक के क्या क्या गुण होते हैं, ध्यान रखिएगा। सहनशील, मधुरभाषी होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए, कार्य के प्रति पूर्ण ज्ञान उसके अंदर होना चाहिए। तो ये थे एक मैकेनिक के गुण, नोट कर लेना ये लोग। ये आपको अगर लगे कि हमारे कुछ काम की चीज है तो जरूर नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं, जैसा कि सुरक्षा और सावधानी, तो हम यहीं से बात करते हैं। हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सुरक्षा। क्या बोलते हैं सुरक्षा को इंग्लिश में? सेफ्टी, है ना, सेफ्टी। अब ये नाम से ही पता चल रहा है कि सेफ्टी का मतलब क्या होता होगा सर। सुरक्षा का मतलब क्या होता है कि किसी भी वर्कशॉप या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करते समय हमें अपने स्वयं की सुरक्षा रखनी चाहिए। ठीक है, तो वो सेफ्टी होती है। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि आधुनिक युग मशीनों को, मशीनों और कल पुर्जों का युग है। वर्कशॉप तथा उद्योग में होने वाली दुर्घटनाओं की सूची बनाए तो देखेंगे कि हर सेकंड देखेंगे कि सैकड़ों दुर्घटनाएं प्रतिदिन होती, कई सारी दुर्घटनाएं प्रतिदिन होती, जिनमें से कितनी घातक और जानलेवा होती है। ध्यान रखिएगा, 3% जो दुर्घटनाएं हैं वो क्या रहती है आपकी, घातक और जानलेवा होती है। प्रतिदिन 3% दुर्घटनाएं घातक और जानलेवा होती है प्रतिदिन। ये जो पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आप लोगों के मेन फैक्ट है ना, तो ये आप लोग इसको जरूर नोट कर लें। अब हमें देखना है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक फंडे की एक सेफ्टी के अकॉर्डिंग जब कोई एम्प्लॉयर या
जब वर्कर कहीं इंडस्ट्री में जॉब करता है तो उसे अपने ये क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस प्रयोग करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास में सबसे पहले चीज जो है यस गाइस, तो ये कुछ चीजें होनी चाहिए हमारे पास में। सेफ्टी के अंतर्गत क्या क्या आती है, एयर प्लग, जब अगर कोई हम कहीं इंडस्ट्री वगैरह में कार्य कर रहे हैं तो क्या लगा हुआ होना चाहिए, एयर प्लग का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर कंपन वगैरह जो भी अगर मशीनरीज वगैरह की वजह से क्या होता है हमारी बॉडी को इफेक्ट रहती है, इसलिए हमें एयर प्लग का प्रयोग करना चाहिए। सेकेंड है आपका, सेकेंड क्या बोल रही है, हेड केप, है ना, हेड हेड बोलते हैं, हेड केप बोलते हैं, जो आपने देखा होगा सीमेंटेड प्लांट में जो लगी रहती है येलो कलर की पहनते हैं वो लोग, वो क्यों? क्योंकि अगर ऊपर से कोई भी चीज अगर कभी इंडस्ट्री में चलते हुए कई सारी चीजें ऐसी होती है जो गिरने करने के चांसेस रहते हैं, तो वो हमारे हेड की सुरक्षा के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। गूगल्स, ऑब्वियसली जब हम किसी मशीनरी पे काम कर रहे हैं तो आप लोगों को उस जगह गूगल्स का प्रॉपर प्रयोग करना चाहिए, है ना। अगर आप नहीं करेंगे तो कहीं कोई सी चीप से उड़ करके आपके आंख में लग गई तो प्रॉब्लम हो सकती है, आपको आंख जा भी सकती है। तो इसलिए खासकर ध्यान रखें इन उपकरण का प्रयोग जरूर करें जब भी अगर आप किसी इंडस्ट्री या किसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर सारा प्रोडक्शन वर्क चल रहा हो वहां पे कार्य करते हैं, तो इन सेफ्टी प्रिकॉशंस को जरूर अपनाएं। नो टाई, कभी भी मशीनरी पे कार्य करते समय आप लोगों को टाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मशीन में काम कर रहे हैं अगर वो टाइस वगैरह लगी होगी तो वो क्या है मशीन के अंदर आने के चांसेस रहेंगे। ओके, नो रिंग ऑन फिंगर्स, हमेशा ध्यान रखें कि हाथों में जो फिंगर्स है, हाँ सॉरी फिंगर, हाथों की जो फिंगर में ये जो रिंग वगैरह अंगूठी वगैरह जो होती है ये नहीं रहना चाहिए, है ना, ये उस वक्त नहीं रहना चाहिए। सेफ्टी शूज, ओब्वियसली सेफ्टी शूज, सेफ्टी शूज का प्रयोग करना चाहिए ताकि कोई भी भारी वस्तु अगर हमारे पेट से नीचे गिर जाती है, पैर पे गिर जाती है, तो वो सेफ्टी शूज उसे संभाल लेता है, तो हमें वहां पे लगती नहीं है, हम बच सकते हैं किसी भी नुकसान से। तो ये थे हमारे सेफ्टी प्रिकॉशंस के कुछ पॉइंट कि सेफ्टी में क्या क्या आती है, ये एक बेसिक था, है ना, ये एक बेसिक था क्या क्या चीजें होती है सेफ्टी के अंदर। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसा जैसा कि हमने देखा अभी कि सेफ्टी क्या होती है, देन टाइप्स ऑफ सेफ्टी, है ना, हम यहाँ पे अब पढ़ रहे हैं सेफ्टी के प्रकार। तो ये यहाँ पे देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ सेफ्टी होती है, 5 प्रकार की सेफ्टी होती है ना। ये 5 प्रकार की सेफ्टी में से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी होती है सेफ्टी। तो देखिए फर्स्ट है आपकी अपनी सुरक्षा, अपनी सुरक्षा मतलब पर्सनल सेफ्टी। अब पर्सनल सेफ्टी क्या रहती होगी कि जैसे कि देख ले तो कोई कहता है ना कि जान है तो जहान है, तो जान है तो जहान है, इसके अंतर्गत एक पर्सनल सेफ्टी होती है। ऑब्वियसली हम जब किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो जैसे अभी मैंने इससे पहले जो टूल इक्विपमेंट बताए, तो सबसे पहले हमें हमारी पर्सनल सेफ्टी को सोचना चाहिए, है ना, उसके बाद ही किसी कार्य को करने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि भैया अगर जान है तो जहान है, तभी हम कार्य कर पाएंगे, वरना हमारा कार्य करने का कोई मतलब नहीं है ना। तो पर्सनल सेफ्टी आप लोगों को खासकर ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, मैंने इससे पहले आपको बता दिया है, उन चीजों को आपको खासकर ध्यान रखना चाहिए, है ना। अगर जैसे एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर कोई मशीन या गाड़ी का पार्ट टूट जाता है तो उसे बाजार में लाकर या नया बनाकर बदल सकते हैं, परंतु याद रखना चाहिए यदि आपके शरीर का कोई अंग टूट जाए तो ऐसी कोई दुकान नहीं जहां से वो अंग आपको मिल सके। ये आपकी पर्सनल सेफ्टी का एग्जांपल है। ओके, देन सेकेंड है आपका सामान्य सुरक्षा, जिसे बोलते हैं जनरल सेफ्टी। सामान्य सुरक्षा जनरल सेफ्टी क्या होती है, तो सामान्य सुरक्षा जनरल सेफ्टी के अंतर्गत क्या आता है आप लोगों का, तो इसमें देखिए, इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ बता देता हूँ कुछ पॉइंट कि बैटरी के इधर उधर ले जाने के लिए ट्राली का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई बैटरीज होती है हमारी वर्कशॉप में जब कार्य करते हैं तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रॉली का प्रयोग करते हैं, है ना। तो वो हमारी जनरल सेफ्टी होती है। कोई भी मशीनरीज एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसी उपकरण का प्रयोग करना हमारी जनरल सेफ्टी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज खासकर ध्यान रखिएगा कि कई बार ये क्वेश्चन अगर वो पूछ लेता है कि बैटरी का एसिड, बैटरी जो होती है हमारी,
है ना। बैटरीज आपने देखी होगी, सल्फ्यूरिक एसिड से जो बैटरी भरी हुई रहती है, इलेक्ट्रिशियन वगैरह में काम में आती है, यहाँ तक कि हमारी गाड़ी में भी काम में आती है। तो उनके अंदर जो रहता है क्या रहता है, एसिड भरा हुआ रहता है। तो बैटरी का एसिड अगर कपड़ों पे गिरने पर उसे किस चीज से साफ करना चाहिए? तो अगर बैटरी का एसिड कपड़ों पर गिरने पर पानी उसे पानी से साफ कर लेना चाहिए। ओके, वाटर से उसे साफ करते हैं हम, खासकर ध्यान रखिए उसे तुरंत कैसे, पानी से साफ कर लेना चाहिए। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सामान्य सुरक्षा में, कि बैटरी का एसिड कपड़ों पर गिरने से उसे किस तरीके से साफ करना चाहिए, तो उसे पानी से साफ कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी। कुछ और भी है कि जिस मशीन के बारे में जानकारी ना हो तो उसे हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर फर्श पर कुछ ऑयल वगैरह गिरा हुआ हो तो उसे हमें साफ कर लेना चाहिए, वरना क्या होगा कि उससे फिसलन हो सकती है और हमें गिरने के चांसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। सेकंड पॉइंट है आप लोगों का सामान्य सुरक्षा। सामान्य सुरक्षा में मैंने बता दिया आपको सेकंड पॉइंट, कि बैटरी का एसिड कपड़ों पर नहीं गिरना चाहिए। थर्ड है आपका मशीन से सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ मशीन। सेफ्टी ऑफ मशीन के अंतर्गत क्या आता है कि मशीनों को मशीनों का किस तरीके से हम कार्य करना चाहिए, मशीनों का किस तरीके से उनका रखरखाव करना चाहिए, है ना। तो कुल मिलाकर के उनका मेंटेनेंस। लेकिन हमें वहां पर मशीनों पे जैसे मैंने बताया, सेफ्टी गॉगल्स का प्रयोग करना चाहिए। ओके, तो ये कुछ चीजें होती है, तो इनका प्रयोग करना चाहिए हम जब मशीन पर कार्य कर रहे हैं। इसमें एक पॉइंट खासकर ध्यान रखिएगा, कि जब अगर किसी मशीन पर आप कार्य कर रहे हो तो मशीन के ऊपर किस चीज का होना आवश्यक है, सेफ्टी गार्ड का। सेफ्टी गार्ड का ध्यान रखिएगा, सेफ्टी गार्ड उसके ऊपर लगा हुआ होना आवश्यक है। अगर सेफ्टी गार्ड नहीं लगा हुआ होगा तो क्या होगा, मशीन में एक्सीडेंटल के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। ये क्वेश्चन खासकर ध्यान रखिएगा, कभी आप आ जाए ऑब्जेक्टिव में कि मशीन के ऊपर किस चीज का लगा होना आवश्यक है, तो सेफ्टी गार्ड का लगा होना आवश्यक है। ठीक है, अगला है आप लोगों का स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा। अब स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा में कैसे है कि वही चीज कि जब हम कार्य कर रहे हैं तो स्वास्थ्य, अगर हम किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, कहीं ऐसी ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे मान लीजिए फैब्रिकेशन इंडस्ट्री है, जहाँ पे धागा या कपड़ा बनता है, तो वहां पे हमें सबसे पहले हमारी स्वास्थ्य से संबंधित मतलब मुंह पे मास्क लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ मैंने बता रखा कि ग्राइंडिंग की पॉलिश करते समय धूल रोधक यंत्र का प्रयोग करना चाहिए, वरना क्या होगा कि वो जो कणस होंगे, जो वो रेशेस होंगे, वो हमारे सांस के थ्रू हमारी बॉडी में समाहित होकर के हमें कई सारी बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए खासकर ध्यान रखना चाहिए स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा किस तरह की होती है, ये ध्यान रखिएगा ग्राइंडिंग की पॉलिश करते समय धूल रोधक यंत्र का प्रयोग करते हैं। लास्ट है आपको औजारों की सुरक्षा। अब औजारों की सुरक्षा किस प्रकार से होती है, जैसे कि क्या होता है, कई कटिंग टूल्स जो होते हैं, उन कटिंग टूल्स को हमें उनके अलग स्थान पर रखना चाहिए, है ना। जो हमारे नॉर्मल टूल्स हैं उन टूल्स से अलग स्थान पर उनको रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने एक चीज बता रखी है कि वर्कशॉप में फर्श पर तेल ग्रीस पड़ा हो तो क्या करना चाहिए हमें, वहां पर मिट्टी या बुरादा डालना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं वर्कशॉप में अगर आप लोग कार्य कर रहे हैं और वहां पर क्या है, अगर वर्कशॉप में फर्श पर तेल गिरा हुआ हो तो वहां कहीं पे भी पानी वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए, है ना। तो वहां पे किस चीज का ये प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन ये कई बार बनता है कि वर्कशॉप में फर्श पर तेल या ग्रीस पड़ा हो तो मिट्टी या बुरादे का प्रयोग करेंगे। तो ये थी आपकी 5 टाइप्स की, 5 प्रकार की सेफ्टी, है ना, सुरक्षा के प्रकार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। ओके, इसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा फायर, है ना, आग क्या होती है और आग के क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, तो हम अगला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आग के प्रकार। हम देख रहे हैं अगला फायर, है ना, नॉलेज ऑफ फायर। अगला टॉपिक है आपका नॉलेज ऑफ फायर। तो फायर फायर के बारे में मतलब आग के बारे में आपको क्या नॉलेज है। देखिए, आज तक आपने सब देखा होगा कि नॉर्मल आग क्या होती है। कई बार देखा हमने पेट्रोलियम पदार्थ के द्वारा आग लग जाती है, कई बार कई कपड़े वगैरह के द्वारा लग जाती है, कई गैसों के द्वारा गैस विस्फोटक से आग लग जाती है। तो यहाँ पे हम आज आग का टाइप पढ़ रहे हैं कि आग क्या होती है ना। तो हम फर्स्ट हमारा टाइप लेते हैं कि आग को 4 क्लासों में बांटा गया है, मतलब 4 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी प्रकार की आग। तो आज आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि आग किस प्रकार की होती है, आग की श्रेणियां क्या होती है।
और इन पे किस तरीके से काबू पाया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं हम। हमारा हमारा फर्स्ट है कार्बोनेशियस आग, है ना, कार्बोनेशियस आग फायर। अब कार्बोनेशियस फायर क्या होती है? तो जो कार्बोनेशियस फायर होती है इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये बहुत इस प्रकार की आग होती है, ये नाम दिया गया है इसको, ये उस प्रकार की आग होती है जो हमारी लकड़ी, कपड़ा, जूट, कोयले से लगती है। अगर कहीं पे भी लकड़ी, कपड़ा, जूट या कोयले से जो आग लग जाती है तो ध्यान रख लीजिएगा कि वह कार्बोनेशियस फायर है, कार्बोनेशियस फायर वाली आग है। अब चलिए ठीक है, हमें पता चल गया सर कि ये इन मटेरियल से लगने वाली आग को कार्बोनेशियस फायर कहते हैं। देखिए आपको याद करना है, मेरा काम है यहाँ पे याद करवाना, ठीक है, तो मैं हैंड टू हैंड साथ ही साथ याद करवा रहा हूँ, ठीक है, तो आप इनको याद करते जाइएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सर इसको लग तो गई, अब इसको बुझाते कैसे हैं? तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हर एक के लिए काबू पाने के लिए अलग अलग मटेरियल प्रयोग किया जाता है ना। हर आग पे जरूरी नहीं है कि पानी से वह काबू पाया जाए। ओके, तो देखो, देखिए, तो इसे बुझाने के लिए शीतल जल की बोछार, रेत की बाल्टियां, और इस खास का ध्यान रखिएगा एक्सटिंग्विशर का नाम सोडा एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। किस आग को? कार्बोनेशियस के लिए सोडा, ठीक है, कार्बोनेशियस के लिए सोडा, शीतल जल और बोछार। अगर ऑप्शन में कभी क्वेश्चन आ जाए कि कार्बोनेशियस फायर के आग को किसके द्वारा बुझाया जाता है, ध्यान रखिएगा या तो वो आपको देगा जल के द्वारा, या रेत की बाल्टी के द्वारा, या फिर सोडा एक्सटिंग्विशर। और अगर ये तीनों ही दे रखे हो तो एक चौथा ऑप्शन जरूर देगा कि इनमें से सभी, उपरोक्त में से सभी। तो तब आपको क्या करना है? ऑल ऑफ दिस पे क्लिक करना है। खास कर ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ ये मैं, इनसे 99 नहीं 100% एक क्वेश्चन जरूर बनेगा आप लोगों की एग्जाम्स में। नेक्स्ट है आपका, अब ये मैंने जैसे बोला अभी कि इनको श्रेणियों में बांटा गया है। तो कार्बोनेशियस फायर जो है आपको किस श्रेणी में, किस क्लास में बांटा गया है? कार्बोनेशियस फायर को श्रेणी ए के अंतर्गत बांटा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा श्रेणी ए के अंतर्गत इसको बांटा गया है। तो ये थी हमारे कार्बोनेशियस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला है हमारा अगला है सेकंड, क्या है हमारा? तेल से आग। अब तेल से आग को क्या बोलते हैं? मतलब जो तेलीय मटेरियल जो होता होगा उससे लगने वाली आग तेल से आग कहलाती है। अब तेल से आग को क्या बोलते होंगे? इसको बोलते हैं हम ऑयल फायर, ऑयल फायर। तो जैसे कि हमने मालूम, हमारे ट्रेड क्या है? हमारे ट्रेड का नाम है डीजल, मैकेनिक डीजल। मतलब इसके अंतर्गत क्या आ रहा है? डीजल। तो हमें पता रखना चाहिए कि जो डीजल है, डीजल भी एक क्या है? जलीय पदार्थ है, तेलीय पदार्थ है। तो इसके संपर्क में ये भी क्या बोलते हैं, इससे भी क्या होता है? आग लगने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये एक मटेरियल हो गया। हमें मटेरियल पता होना चाहिए सबसे पहले कि तेलीय आग के अंतर्गत कौन सा मटेरियल आता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिएगा यहाँ पर तेल, तेल की आग में क्या बता रहा है ये कि तेलीय, तेलीय पदार्थ, मतलब कौन कौन से तेलीय पदार्थ होते हैं? मिट्टी, मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम और डीजल से जो आग लगती है, मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम और डीजल से जो आग लगती है वो हमारी कौन सी आग होती है? वो हमारी तेलीय आग होती है, जिसको बोलते हैं ऑयल फायर। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं आपको? अब हमें पता होना चाहिए कि सर इस आग को कौन से उपकरण से बुझाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस आग के लिए ये दो, ये कुछ प्रकार के उपकरण यहाँ दे रखी है जिनसे इनके ऊपर काबू पाया जाता है। जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, फोम और ड्राई पाउडर। इन तीनों मटेरियल के द्वारा हम क्या करते हैं? तेलीय आग पे काबू पा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? वो कार्बन डाइऑक्साइड, फोम और ड्राई पाउडर। याद रखना दोस्तों इनको अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्या है हमारा? ये किस प्रकार की आग है, किस क्लास की आग है, किस श्रेणी की आग है? तो हमें पता होना चाहिए जो ऑयल वगैरह से लगती है वो हमारी श्रेणी बी के अंतर्गत आने वाली आग है। कौन सी? श्रेणी बी के अंतर्गत आने वाली आग है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के। ठीक है, इनसे क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। ठीक है, देखिए अगला है आपका, क्या है अगला आपका? गैस आग, मतलब थर्ड पॉइंट है आपका गैसीय आग। हमने अभी दो देख ली है, अगली है आपकी गैसीय आग। अब गैसीय आग क्या होती होगी? गैस तो सबको पता ही होती होगी ना, गैस क्या होती है? घर में जो हमारे किचन में जो लगी रहती है एलपीजी का सिलेंडर, वो गैसीय आग। तो अब हमने पता होना चाहिए कि जो अगर उससे लग जाती है तो उस आग को काबू काबू पाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, किसके द्वारा उसको बुझाया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पहले से पता कर लेते क्या है। गैस सिलेंडर आदि में एलपीजी गैस आदि से लगने वाली आग, मतलब जो सिलेंडर होता है आपका एलपीजी का, ये जो गैसेस का, उससे लगने वाली आग हमारी क्या कहलाती है? गैसीय आग कहलाती है। ओके,
अगला है आपका, इसमें क्या बता रहा है, इसको किसके द्वारा काबू पाया जाता है, किस उपकरण या किस मटेरियल के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, इस आग को ड्राई पाउडर मतलब जितने भी शुष्क रसायन होते हैं उनके द्वारा इस आग को काबू पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ड्राई पाउडर ये शुष्क रसायन के अंतर्गत इस आग को काबू पाया जाता है। अगला है आपका गैसीय आग। गैसीय आग किस प्रकार की आग है, तो गैसीय आग किस प्रकार की आग है, गैसीय मतलब सी, गैसीय मतलब सी श्रेणी, तो क्लास सी के अंतर्गत आने वाली आग है। ठीक है, तो ये थी आपकी थर्ड वाली गैस गैस से लगने वाली आग। देख लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको आप। ठीक है, नोट कर लीजिए ये थर्ड वाला। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में हमारी लास्ट लास्ट पॉइंट है, हम उसी पे देख लेते हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला है लास्ट आपका, अगला सिक्स है आप फोर्थ है आपका बिजली द्वारा आग, है ना। इससे पहले हमने तीन पढ़ चुके हैं, अब लास्ट क्या आपका बिजली द्वारा आग, है ना। अब इलेक्ट्रिक फायर जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फायर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फायर वो होता है जो विद्युत उपकरणों के द्वारा लगी हुई आग। जैसे विद्युत उपकरण कौन कौन से होते होंगे आपके, तार होता होगा, कोई भी धातु मटेरियल होता होगा, है ना। तो यहाँ वही बता रखा है कि बिजली के तार उपकरण एवं धातु पदार्थों से लगने वाली आग को क्या कहते हैं, विद्युत फायर कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फायर कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप, जहाँ पे इसी आग लग जाती है, जहाँ फॉल्ट हो जाता है, फॉल्ट सर्किट सर्किट फॉल्ट हो जाता है, वो हमारी इलेक्ट्रिक फायर कहलाती है। ओके, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फायर पे कैसे काबू पाया जाता है। तो आप दो चीज खास कर ध्यान रखिएगा, कभी आपको ऑप्शन आ जाए तो एक तो सीटीसी और एक हेलोन, ये दो खासकर, क्योंकि इनसे कई बार मैंने कई सारे क्वेश्चन देखे हैं डिफरेंट डिफरेंट बुक में, तो सभी में डिफरेंट डिफरेंट आंसर दे रखे हैं, तो आपको वैसे ध्यान सभी रखना है। बट दो चीज आप खासकर ध्यान रखिएगा कि बिजली के लिए सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड हेलोन, ये दो फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर बिजली की आग को काबू पाया जाता है। देख लेते हैं वो क्या बता रहे हैं। इस आग को कार्बन टेट्राक्लोराइड, सीटीसी, हेलोन, CO2, ड्राई पाउडर आदि से बुझाया जाता है। तो ये कुछ मटेरियल, कुछ पदार्थ होते हैं, कुछ एक्सटिंग्विशर होते हैं, जिनके द्वारा क्या करते हैं हम आग पे, बिजली वाली आग पे काबू पाते हैं। और अगर ये बोल दे कि ये किस प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत आता है, किस प्रकार की क्लास के अंतर्गत आता है, तो हम फोर्थ लास्ट पढ़ रहे थे, कौन सा लास्ट श्रेणी डी के आगे इलेक्ट्रिक फायर, कौन सी है लास्ट श्रेणी डी की आग। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। अगर आपका एक क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे वो बोलते हैं कि अगर बिजली के तारों से आग लगी हो तो हमें क्या करना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर बिजली की तारों से आग लगी हो तो हमें सर्वप्रथम कौन सी प्रक्रिया करेंगे। अगर ऐसा हुआ कि बिजली के तारों से आग लगी तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो हमें ध्यान रखना, जो हमारा मेन स्विच है, हम क्या करेंगे, मेन स्विच को बंद कर देंगे। ओके, मेन स्विच को हम बंद कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारी सीटीसी वाली जो हमारी बिजली की जो आग है वो तार से जो लगी है वो आग हमारी क्या होगी, काबू पा लेगी, पा लेगी उससे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखें। ओके, तो ये थे हमारे फायर के टाइप्स। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके बाद में जो अगला टॉपिक है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए मेरा मोटो है कि मैं इस यूनिट को आज ही एंडिंग कर दूं। ठीक है, तो देखिए देखते हैं, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, टॉपिक है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर। मैंने आपको बताया था कि अब हम फायर एक्सटिंग्विशर, देखिए फायर एक्सटिंग्विशर मतलब क्या होता है कि जो हमने अभी आग के प्रकार पढ़े और उनमें जिन चीजों को, आग को जिन उपकरणों के द्वारा बुझाया जाता है, अब हम उन उपकरणों को पढ़ेंगे। देखिए अगर आपके दिमाग में आग क्लियर है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि फायर क्या होती है, तो मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि फायर एक्सटिंग्विशर आप सबको क्लियर हो जाएंगे।
बस आप सिर्फ फोकस करिए कि मैं जितना यहाँ पढ़ा रहा हूँ उस चीज को आप क्लियर कर जाए। देखिए दोस्तों, मैं ये मेहनत आप लोगों को लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सको, है ना। मैं ये किसी एक बुक से नहीं, मैं कम से कम 3 to 4 बुक्स का कॉम्बिनेशन मिलाकर के इन सारी चीजों को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ, फायर एक्सटिंग्विशर। देखते हैं फर्स्ट टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। अब सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर हमने इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि कहाँ प्रयोग किया था। तो हमें पता है कि सर आपने बताया था कि लकड़ी कोयला से लगी आग में हम सोडा फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, यही पढ़ा था हमने। तो सेम वही चीज इसमें, सॉरी, सेम वही चीज इसमें है। देखिए, लकड़ी, कोयला और वस्त्र से लगी आग को बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। ठीक है, पहला क्लियर है। सेकंड, इसके अंतर्गत क्या बोल रहा है आगे? हाँ, ये स्पेशल ध्यान रखिएगा इसके, जो मैं बता रहा हूँ कि इसकी पहचान के लिए इसकी बॉडी पर पीले रंग का हाथ का चिन्ह बना होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है वो कि वह कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है जिसकी बॉडी पर पीले रंग के हाथ का चिन्ह बना होता है। तो वो कौन सा है आपका? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। अगला है आपका, आपको पता ही है, जो श्रेणी ए के अंतर्गत आता है ये, क्योंकि इसकी आग भी आपको पता थी। ठीक है, क्लास ए का है ये। और एक और चीज, इसका प्रयोग ये एक ऐसा है जिसका प्रयोग किसमें नहीं किया जाता, ध्यान रखिएगा। मैंने लिखा है तेलीय पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तेलीय पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है ना। ये नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। अब इसके बारे में, ये तो थे इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब आपको मैं बताता हूँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ये 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, कभी नाम आ जाए किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर है तो सिर्फ यहाँ नाम ध्यान रखिएगा इसका। फर्स्ट है आपका गैस कार्ट्रेज टाइप, जिसको बोलते हैं हिंदी में गैस कारतूस प्रकार, गैस कारतूस प्रकार। देन नेक्स्ट है आपका स्टोर्ड प्रेशर टाइप। स्टोर्ड प्रेशर टाइप में कौन सा है आपका? ये भंडारित दाब प्रकार, भंडारित दाब प्रकार। तो दोस्तों, ये थे आपका फायर एक्सटिंग्विशर का पहला प्रकार, है ना, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्निशामक यंत्र। ओके, अब आप लोग सोच भी रहे होंगे सर ये कैसे दिखाई देते हैं, कैसे है, क्या नहीं है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी आप लोगों को ये यहाँ पे मैं इसका सिर्फ डायग्रामिंग दिखा रहा हूँ कि किस तरीके के दिखाई देते होंगे। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये आप लोगों को सबको दिखाई दे रहा होगा कि ये किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर है। आप लोग अच्छे से देख सकते हैं इसको, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये दिख रहे हैं आपको? ये आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे। ओके, तो ये जहां पर भी आपने देखे हैं, ये आपका फायर एक्सटिंग्विशर है। ठीक है, ये सारे इन्हीं के प्रकार है। ओके, ओके, ठीक है, तो इसको इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट अगले की तरफ चलते हैं, नोट कर लीजिए इसे। ओके, हो गया, क्लीन कर दें, कर लिया आपने? ठीक है, तो फर्स्ट तो आपका हो गया सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखें। सेकंड है आपका, सेकंड क्या है आपका? सेकंड का देख सकते हैं आप, सेकंड में क्या है हमारा? सेकंड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का फोम अग्निशामक यंत्र, है ना। फोम अग्निशामक यंत्र क्या होता है? जैसा कि आपने अभी इससे पहले देखा था कि फोम का कहाँ प्रयोग करते हैं, तो हमें पता है कि फोम का कौन सी आग में प्रयोग करते हैं? तो फोम का हम प्रयोग करते थे तेली आग को बुझाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे सेकंड है हमारा फोम अग्निशामक यंत्र, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। अब इसमें क्या होता है? एक तो ये क्या होता है कि ये जो होता है, ये किस मटेरियल से लगता है? तो हमें पता है कि ये तेल, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन नामक पदार्थों से यह आग लगती है। उस आग को काबू पाने के लिए फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या बता रहा? इसकी पहचान ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो हमने देखा था उसकी पहचान कैसे, कौन सा वाला देखा था? सोडा सोडा एक्सटिंग्विशर देखा था। तो उसमें क्या था? उसकी जो पहचान थी, पीले रंग का निशान था बॉडी पर।
इसकी क्या पहचान है? सोडा है, सोडा बाइकार्बोनेट की पहचान क्या है? सोडा, सॉरी, फोम है, तो फोम की पहचान क्या है? भूरे रंग का हाथ का निशान। इसकी पहचान के लिए इसकी बॉडी पर भूरे रंग का हाथ का निशान बना रहता है, और याद रखिएगा ये निशान कितना 100 mm का रहता है, 100 mm की साइज में बना हुआ रहता है। ठीक है, किस प्रकार की का है ये? श्रेणी बी के प्रकार का है, और ये इसमें क्या है? तेलीय पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ओके, अब ध्यान रखिएगा ये 2 कंटेनर में होता है। ठीक है, क्या 2 कंटेनर होते हैं इसके अंदर? 2 कंटेनर में भरा हुआ रहता है ये। फर्स्ट कंटेनर होता है आपका बाह्य कंटेनर, और सेकंड होता है आपका आंतरिक। मतलब बाह्य मतलब एक्सटर्नल, आंतरिक मतलब इंटरनल। दो टाइप के कंटेनर होते हैं। तो जो एक्सटर्नल कंटेनर होता है, जो बाह्य कंटेनर होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि फोम टाइप एक्सटिंग्विशर के बाह्य कंटेनर में कौन सा घोल भरा होता है? तो फोम टाइप एक्सटिंग्विशर के बाहर कंटेनर में ध्यान रखिएगा सोडा बाइकार्बोनेट का घोल भरा होता है। कौन सा? सोडा बाइकार्बोनेट। एक होता है आपका भीतरी या आंतरिक कंटेनर, जिसके अंदर क्या होता है? भीतरी और आंतरिक कंटेनर में आपका एल्यूमिनियम सल्फेट का घोल भरा होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट का घोल भरा होता है। तो ये नोट कर लीजिए, ये आपका फायर एक्सटिंग्विशर का सेकंड प्रकार फोम अग्निशामक यंत्र है ना। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसके अलावा आप लोगों को कुछ और इसके बारे में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, और जितना है मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया। आप इतना भी पढ़ लोगे तो आपका ये मोस्टली एग्जाम्स के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। देखिए, अगला क्या है आपका? शुष्क पाउडर ड्राई, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र। शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र के अंतर्गत क्या आता है? क्या बता रहा है ये? देखिएगा, इस प्रकार के यंत्र में जल के स्थान पर वायुदाब के साथ चूर्ण भरा होता है। इस प्रकार के यंत्र में जल के स्थान पर वायुदाब के साथ क्या भरा होता है? चूर्ण भरा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या बता रहा है कि बिजली के तार, उपकरण, अन्य धात्विक पदार्थों से लगी आग पे काबू पाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के क्या है कि ये बिजली से लगी आग पर काबू पाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देन ये कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो आप जानते हो बिजली से लगी आग श्रेणी डी के अंतर्गत आती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। ये आपका शुष्क पाउडर ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, नोट कर लेना इसको। देखिए, नेक्स्ट है आपका सीटीसी, जो है आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड, है ना। कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक्सटिंग्विशर। इसमें क्या है? इसमें पीतल से बने सिलेंडर को सीटीसी से भर देते हैं ना। सबसे पहले तो ये काइस के बने होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, तो ये बने होते हैं आपके पीतल के। ओके, और इसमें जो रहता है पीतल से बने हुए सिलेंडर में क्या भरा रहता है? सीटीसी। सिलेंडर के ऊपरी ऊपर डबल एक्टिंग पंप लगा होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो सिलेंडर होता है उसके ऊपर क्या रहता है? डबल एक्टिंग पंप लगा होता है। यही चीज काय के लिए प्रयोग किया जाता है? ये बिजली की आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यह भी किस प्रकार की आग है? तो यह श्रेणी डी के अंतर्गत आने वाली आग है। ओके दोस्तों, इसके अलावा और भी कई सारे हैं, जैसे कि रेत से भरी बाल्टियां। ओके, और कार्बन टेट्राक्लोराइड तो हो गया आपका, रेत से भरी बाल्टी एक्सेट्रा, कई सारी एक्सटिंग्विशर होते हैं। बाकी जो मोस्टली जो थे वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए हैं। देन आप लोगों को आई होप सो कि समझ में आ रहा होगा कि क्या है क्या नहीं, कैसा है। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि ये एक साथ में इतना सारा वीडियो कंप्लीट हो पाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट आपको नेक्स्ट क्लास में इसका एक और पार्ट लेके आऊंगा, उसमें इसको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, आज के लिए वैसे भी कुछ ज्यादा ही हो गया है ये, तो ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आ रही होगी, आप लोग इस क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे देखें। इसके अलावा भी मेरा एक और जो प्लेलिस्ट है उसमें मैं डेली टू डेली 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डाल रहा हूँ। आप लोग भी अगर चाहें तो वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और स्पेशल मैं अपने स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा, मेरे जो भी प्रशिक्षणार्थी हैं, कि आप लोगों की मैं डेली ऑनलाइन मीटिंग ले रहा हूँ जूम ऐप के द्वारा। ठीक है, तो आप जूम ऐप पर भी आए, जूम ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करें, और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग अपना रिवीजन वापस से स्टार्ट करें। उस जूम ऐप में भी मैं आप लोगों से क्वेश्चंस कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं और भी लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ कुछ वीडियोस की। वो वीडियोस आप लोग देख करके वहां पे मैं आपसे आज के क्वेश्चन करता हूँ।
तो वो वहाँ पे आप सभी को उपस्थित होना अनिवार्य है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की मेरी क्लास आप सबको पसंद आई होगी और आगे भी आप लोग जरूर अटेम्प्ट करेंगे। देन आप लोग मेरा अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, एनी आप लोग की कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट इसी के अगले पार्ट को लेते हुए, है ना, अगला पार्ट लेते हुए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।